लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। करे आवाज कर। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जो इन 7 फेरों को पूरा कर लेगा। तो आइए दोस्तों, 6वां फेरा आपके सामने है और क्या मौसम है दोस्तों। मतलब दोस्तों वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मैं आपके साथ फेरे करवा रहा हूं। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। आज अति महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों, पूरी क्लास को शिद्दत से सुनिएगा। ये जितने भी दोस्तों मैं आपको क्लासेस ले रहा हूं, इन्हें आप 2-3 बार दोस्तों रिवाइज भी कीजिएगा ना। ये 6ठा फेरा आज है और ऐतिहासिक दोस्तों 7वां फेरा जो है उसे भी दोस्तों जल्द ही आपके बीच में लाने वाला हूं। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है भाई। इनोसेंट टावर, सतीश, अर्चना, प्रिया, अंकुश, रवि, गणेश, राधे, शिव, खुशबू, चीकू, पुष्पेंद्र, रीतू, अजय, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। और ध्यान रखना, तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। तो आइए 7वें फेरे में, 6ठे फेरे में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज का मोटिवेशन कोट है, अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सपने देखने से पूरे नहीं होंगे, उन सपनों को देखकर उनके पीछे पड़ जाओगे, तब दोस्तों वो सपने हकीकत में बदल जाएंगे। तो उन सपनों के पीछे आपको पड़ना है, उन्हें अगर हकीकत में बदलना है तो पूरे जोश, जुनून, पागलपन के साथ में पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। और जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। या तो दोस्तों बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हारी एक ही मजबूती है कि तुम्हारे मां बाप का सपना जो है वो तुम्हारी आंखों में है और तुम पूरी ईमानदारी के साथ में उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात करोगे। यही मजबूती है, कोई और मजबूरी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 6ठा फेरा आपके सामने है और आज का पहला प्रश्न आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। 4 घटना दोस्तों, कैबिनेट मिशन, उद्देश्य प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और माउंटबेटन प्लान। 4 घटनाएं आपके सामने। ऐसे सवाल दोस्तों आजकल अधिक आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। अब देखिए, कैबिनेट मिशन की बात करो दोस्तों तो याद करो 1946 के अंदर। कब? 1946 में दोस्तों एक मिशन आता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। और इस मिशन के द्वारा दोस्तों किसका? संविधान जो सभा है इसका गठन किया जाता है, संविधान सभा। अगर मैं आपसे पूछूं कैबिनेट मिशन ने कुल कितनी सीट डिसाइड की थी भारत में? 389। कितनी दोस्तों? टोटल भारत में 389 जो सीट हैं वो डिसाइड हुई थी। किसके आधार पर हुई थी? जनसंख्या के आधार पर। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक दोस्तों आपके सीट है। तो टोटल 389 और इस 389 में से 93 जो सीट हैं वो दोस्तों किसकी? देश
देसी रियासतों के लिए छोड़ी गई थी। देसी रियासत है, यहां पर मनोनीत होते थे, तो ध्यान रखिएगा टोटल 389 दोस्तों। और अगर पूछे आपसे देसी रियासत के लिए कितनी है, 93 सीट जो है वो दोस्तों देसी रियासत के लिए छोड़ दी गई। अगर आपसे पूछे कैबिनेट मिशन कब आया, ये आया दोस्तों 1946 मार्च 1946। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव याद करो, संविधान सभा की बैठक है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, कब, 13 दिसंबर 1946। क्या 13 दिसंबर 1946। और ये दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो भविष्य में क्या बन गया, भविष्य में दोस्तों आपके प्रस्तावना बन गया, वो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 है। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये दोस्तों 1942 कब आया, क्रिप्स मिशन जो है ये ध्यान रखिएगा 1942 है। माउंट बेटन प्लान ये दोस्तों लिख लेना 3 जून 1947 को माउंट बेटन जो योजना है ये दोस्तों प्रस्तुत होती है। और इसी में कहा गया कि भारत को दोस्तों क्या करना है, आजाद करना है। तो देखिए 4 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 का है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, क्रिप्स मिशन 1942 और दोस्तों माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 है। सवाल पूछा है कौन सी घटना सबसे पहले होती है, तो ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन जो है ये दोस्तों सबसे पहले है, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इसमें चेंज भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं एक ऑप्शन इसमें आता दोस्तों साइमन कमीशन। क्या जाता, साइमन कमीशन। तो आप सभी जानते हो कि साइमन कमीशन 1927 में दोस्तों गठन हुआ था और 1928 में ये भारत आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, साइमन कमीशन होता। आप तो दोस्तों पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन है ना उसको एक बार दोस्तों याद कर लो, अपनी दीवार पर चिपका लो, फिर ऐसे सवाल दोस्तों आपके सामने आते रहेंगे और आप इनकी खोपड़ी में छेद करते रहोगे। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही आंसर। निम्न में से कौन असंगत है, देखिए सुपीरियर झील, मिशिगन झील, कैस्पियन सागर और दोस्तों ह्यूरोन झील। अगर ये दोस्तों सवाल आ गया और किसी को दोस्तों इसमें नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, वो दोस्तों करेगा झील 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 और जय माता दी क्या, कैस्पियन सागर। ऐसा तुम मत करना रसगुल्लो, क्योंकि ध्यान रखना कैस्पियन सागर तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी झील है। क्या सबसे बड़ी झील है। अगर तुम्हें याद हो 5 झील वाला क्षेत्र, क्या 5 झील वाला क्षेत्र दोस्तों ग्रेट लेक एरिया, कौन सा है, ग्रेट लेक एरिया। और याद कीजिए उसमें एक तो दोस्तों झील है सुपीरियर झील, एक झील है दोस्तों मिशिगन, कौन सी है, मिशिगन। एक है दोस्तों उसमें ह्यूरोन झील, एक है ध्यान रखिएगा एरी झील और एक है दोस्तों ओंटेरियो, कौन सी है, ओंटेरियो। तो इन 5 झीलों को बोलते हैं दोस्तों ग्रेट लेक एरिया। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर दोस्तों ये झील स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। और लोह इस्पात के लिए दोस्तों ये बड़ा फेमस स्थान है, लोह इस्पात के लिए। मिशिगन की बात करो दोस्तों, अगर पूछे शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है, मिशिगन झील के किनारे स्थित है। सुपीरियर से अगर दोस्तों ह्यूरोन झील के अंदर जाना है, कौन सी नहर है, सू नहर। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि सुपीरियर से ह्यूरोन झील में जाना है तो कौन सी नहर है, ये ध्यान रखिएगा सू नहर। कौन सी नहर, सू नहर। और इन 5 में सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी ध्यान रखना ओंटेरियो। तो अगर आपसे पूछ ले सू नहर दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सू नहर जो है ये सुपीरियर से ह्यूरोन झील के अंदर जाने के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा नहर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ये इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर दोस्तों और ये भी इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कैस्पियन सागर। क्या कैस्पियन सागर। और लिख लेना विश्व की सबसे बड़ी झील, क्या विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो ध्यान रखना दोस्तों कौन सी है, कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील बेकाल झील। सबसे अधिक दोस्तों लवणता वाली जो झील है वो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लवणता वाली झील है बोन झील। कौन सी है, बोन झील। और कहां स्थित है, टर्की के अंदर दोस्तों स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। असुमेलित को पहचानिए। आइए दोस्तों, लिपू लेक झील कहां पर है, लिपू लेक जो दर्रा है
है ये दोस्तों उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, सिपकिला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला लद्दाख में। कहीं ना कहीं छपेगा दोस्तों सवाल। देखो लिपुलेख है उत्तराखंड में, एकदम ठीक बात है। और काला पानी लिपुलेख विवाद, काला पानी लिपुलेख विवाद दोस्तों अगर आपसे पूछे किन दो देशों के बीच में, भारत और नेपाल, और ये दोनों स्थान दोस्तों कहां स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में। कहां? पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ दोस्तों कहां स्थित है? उत्तराखंड में। और अगर आपसे पूछे काला पानी और लिपुलेख जो है दोस्तों कौन सी नदी का विवाद है? शारदा नदी का विवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम किसमें? नाथुला दोस्तों सिक्किम के अंदर, एकदम करेक्ट है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, एकदम करेक्ट है। और नदी का नाम लिख लेना, सतलुज नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछे बोमडिला, ये लद्दाख में नहीं है दोस्तों, बोमडिला और दीफू ये दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहां है? बोमडिला और दीफू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और तेजू दर्रा दोस्तों लिखिएगा, तेजू दर्रा जो है ये स्थित है मणिपुर के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले रोहतांग दर्रा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ध्यान रखना बोमडिला जो है ये दोस्तों कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है बोमडिला और दीफू दर्रा। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है असुमेलित को पहचानिए। चार दोस्तों बड़े फेमस स्थान है, चारों की चारों। देखो नेपानगर अखबारी कागज, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, पूगा घाटी सौर ऊर्जा, सूरत दोस्तों हीरे को तराशना। पहले तो आप ये बताओ कि नेपानगर कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरा दोस्तों राउरकेला कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर। पूगा घाटी कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर। और दोस्तों सूरत कहां स्थित है? गुजरात के अंदर। तो पहली बात तो ये चारों की चारों स्थान आपके सामने है, नेपानगर मध्य प्रदेश, राउरकेला उड़ीसा, पूगा घाटी लद्दाख और दोस्तों सूरत जो है गुजरात। अब देखिए नेपानगर अखबारी कागज एकदम करंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेपानगर दोस्तों अखबारी कागज है। और अगर पूछ ले आपसे प्रिंटिंग प्रेस जो है क्या दोस्तों, बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस, क्या बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस जो है ये भारत में दोस्तों कहां कहां है? तो याद करो देवास के अंदर। कहां? देवास के अंदर दोस्तों। और देवास के बाद में नासिक कहां है? नासिक के अंदर है। और जल्दी से बताओ कौन सी दो और जगह हैं जहां पर दोस्तों बैंक नोट प्रेस जो है स्थित है? एक ध्यान रखिएगा, एक दोस्तों मैसूर। कौन सी है? मैसूर। एक नाम और बताओ आप कहां पर है? नेपानगर अखबारी कागज, एकदम करेक्ट बात है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। अरे याद करो दोस्तों राउरकेला में भिलाई, राउरकेला और दोस्तों आपके बोकारो, बोकारो और दुर्गापुरा, चारों की चारों क्या है दोस्तों? चारों की चारों लौह इस्पात उद्योग। कौन कौन से? एक तो भिलाई है दोस्तों, भिलाई आप जानते हो छत्तीसगढ़ के अंदर है। एक दोस्तों ध्यान रखना बोकारो, बोकारो कहां पर है? झारखंड के अंदर है। अगर आपसे पूछे दोस्तों दुर्गापुरा, ये आप सभी को पता है उत्तराखंड, आपके दुर्गापुरा दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ ले ये चारों किसके लिए फेमस है? ये चारों की चारों दोस्तों लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। अगला पूगा घाटी सौर ऊर्जा, ये दोस्तों गलत। क्या? पूगा घाटी जो है सौर ऊर्जा के लिए नहीं, भूतापीय सौलबनी, नाम लिख लो सौलबनी। ये पेपर में आपके सामने आ सकता है कि दोस्तों देवास है मध्य प्रदेश के अंदर, नासिक है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर, आपके मैसूर आप जानते हो कर्नाटक, और सौलबनी जो है ये लिखिएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ये बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है भारत के अंदर चार। फिर सुन लो भारत में दोस्तों चार बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है, देवास, नासिक, मैसूर और सौलबनी। ये सौलबनी ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे राउरकेला, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, ये लौह इस्पात केंद्र है। राउरकेला दोस्तों किसकी सहायता से लगाया गया? जर्मनी की सहायता से लगाया गया। अगर बात करें दोस्तों भिलाई, किसकी? भिलाई की बात करें तो ध्यान रखिएगा रूस की सहायता से, बोकारो दोस्तों रूस की सहायता से, और दुर्गापुरा ध्यान रखिएगा ये दोस्तों आपके किसकी? इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुरा जो है दोस्तों इसको स्थापित किया गया। पूगा घाटी सौर ऊर्जा नहीं है, पूगा घाटी दोस्तों लिखिएगा
जाएगा भूतापीय ऊर्जा। कौन सी है? भूतापीय ऊर्जा। और कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। सूरत जो है हीरे को तराशने के लिए फेमस है दोस्तों। कौन? सूरत जो है हीरे की तराशने के लिए फेमस है। एकदम करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सवाल तो एक ही है दोस्तों, पर इस सवाल में देखो बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस अलग सवाल, लौह इस्पात उद्योग अलग सवाल, और ये दोस्तों फिर आपके सामने 4 अलग सवाल। तो कुल मिलाकर दोस्तों पूरा निचोड़ है। क्या पूरा निचोड़ है एक सवाल के अंदर? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका दोस्तों गलत है। निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी में घिसावट को शामिल करने पर क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन जीएनपी, दूसरा जीडीपी, तीसरा दोस्तों एनएनपी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इकोनॉमिक्स का फेमस सवाल है ये, इकोनॉमिक्स का दोस्तों फेमस सवाल। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और दोस्तों ये खोपड़ी के अंदर जाता ही नहीं। क्या ये जाता ही नहीं है? आज देखिएगा तुम दोस्तों, देखना। एक तो दोस्तों होता है, ध्यान रखना, एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसे ध्यान रखना। अगर हमें ग्रोस सकल से दोस्तों कहां जाना है? अगर हमें सकल से जाना है नेट, नेट का मतलब दोस्तों निवल। क्या निवल? अगर आपसे पूछे कि भाई ग्रोस से नेट पर जाना है तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखना दोस्तों, घिसावट जो है इस घिसावट को घटा देंगे। क्या जो डेप्रीसिएशन है इसे दोस्तों क्या कर देंगे? घटा देंगे। फिर सुनिएगा, अगर दोस्तों ग्रोस से नेट पर जाना है, हिंदी की बात करो, सकल से निवल पर जाना है, तो क्या किया जाएगा दोस्तों? जो घिसावट है इसे घटा देंगे। अगर भाई साहब निवल से कहां आना है? निवल से दोस्तों ध्यान रखिएगा ग्रोस की तरफ आना है। क्या दोस्तों नेट से ग्रोस की तरफ आना है, तो क्या जोड़ा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों घिसावट जो है इसे जोड़ देंगे। अब देखिए यहां पर लिख रहा है निवल घरेलू उत्पाद। क्या निवल घरेलू उत्पाद? इसमें किसको जोड़ दिया? घिसावट को दोस्तों जोड़ दिया। तो निवल में जब घिसावट जुड़ेगी तो क्या बनेगा दोस्तों? इसमें बनेगा सकल। क्या बनेगा? सकल। तो ये ध्यान रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद। क्या सकल घरेलू जो उत्पाद है ये दोस्तों बनेगा जीडीपी। क्या बनेगा? जीडीपी। तो ध्यान रखिएगा निवल घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में घिसावट को शामिल करने पर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सकल घरेलू जो उत्पाद है ये दोस्तों इसमें प्राप्त होता है। कुल मिलाकर निवल में घिसावट जोड़ोगे सकल प्राप्त होगी, नेट में दोस्तों डेप्रीसिएशन जोड़ोगे, ध्यान रखना ग्रोस जो है ये दोस्तों प्राप्त होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है। असुमेलित को पहचानिए। आइए देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई। दोस्तों आरटीआई जो है आप याद कीजिए 12 अक्टूबर 2005। अगर आपसे पूछे आरटीआई डे कब मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर को बनाते हैं। अधिनियम कब का है? 2005 का अधिनियम। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और अगर पूछे भारत का फर्स्ट, याद करो कांडला गुजरात। कौन सा? कांडला गुजरात। ये दोस्तों भारत का फर्स्ट है। और अधिनियम कौन सा है? 2005 का अधिनियम। कब का? 2005 का अधिनियम। अगला शिक्षा का, अरे घिसावट को इंग्लिश में कहते हैं डेप्रीसिएशन। क्या? डेप्रीसिएशन। शिक्षा का जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन है। अगर पूछे आपसे अधिनियम कब का है? 2009 का। और लागू कब से होता है? 1 अप्रैल 2010। कब से लागू होता है? 1 अप्रैल 2010। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 1986 के अंदर तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा है? पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है यह है दोस्तों 1986 का। और अगर पूछे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, यह है दोस्तों ध्यान रखिएगा सन 2002। फिर सुनिए मेरी बात को, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का 12 अक्टूबर 2005। अगला क्वेश्चन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन
जोन ये 2005 का, और ध्यान रखिएगा दोस्तों पहला कौन सा है, कांडला और गुजरात है। शिक्षा का अधिकार ये दोस्तों 2009 का, लेकिन अगर पूछे लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। और अगर पूछे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों 2002 का, और अगर पूछे 1986 में कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और एक और लिख लेना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह है दोस्तों 1972। कब का, 1972। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों 2002 का। सत्य को पहचानिए। आइए बात करते हैं, पारितंत्र शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया। दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। तीसरा क्वेश्चन, अपघटक स्वपोषी होते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। क्या खतरनाक सवाल है, पूरा दोस्तों पूरा एनवायरमेंट इस एक सवाल के अंदर आपके सामने है। पारितंत्र शब्द याद करो दोस्तों, एक शब्द था इकोलॉजी। क्या, इकोलॉजी। और एक शब्द था इकोसिस्टम। क्या, इकोसिस्टम है। अगर पूछे आपसे इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, अर्नेस्ट हैकल। किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल। और इकोसिस्टम जो शब्द है ये दिया दोस्तों टेंसले। किसने दिया, टेंसले। इकोलॉजी का हिंदी क्या है दोस्तों, पारिस्थितिकी। क्या है, पारिस्थितिकी। और अगर पूछे इकोसिस्टम का हिंदी क्या है, पारितंत्र दोस्तों इसका हिंदी। पहले सुनिएगा, इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल, और अगर पूछे इकोसिस्टम दोस्तों ये दिया टेंसले। किसने दिया, टेंसले। तो पहला जो ऑप्शन है ये दोस्तों गलत हो गया कि पारितंत्र शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया, गलत है। किसने दिया है दोस्तों, टेंसले ने दिया। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा है। मैंने आपको कहा दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड है ये सदैव दोस्तों कैसा होता है, ये सदैव ध्यान रखिएगा सीधा होता है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है, और इसे कहते हैं दोस्तों ऊर्जा का 10% का नियम है। और ये दोस्तों दिया था लिंडेमान। किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया। और इसका पिरामिड जो है वो हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा हमेशा सीधा होता है। क्या, हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। ये भी दोस्तों क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। अपघटक स्वपोषी होते हैं। अरे भाई साहब, अगर पूछे स्वपोषी कौन है, पेड़ पौधे दोस्तों स्वपोषी है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोस्तों भोजन का निर्माण करते हैं। और ध्यान रखिएगा स्वपोषी पर जो डिपेंड है वो दोस्तों परपोषी है, उसे दोस्तों कहते हैं उत्पादक है। आप और मैं जो है वो दोस्तों उत्पादक हैं, और ध्यान रखिएगा आप और मैं दोस्तों उपभोक्ता हैं, और ये दोस्तों क्या है, परपोषी है। लेकिन दोस्तों जो मृत पदार्थों पर जीवित रहे उसे कहते हैं अपघटक या दोस्तों मृतोपजीवी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे तो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों तीनों पॉइंट को, कि अगर पूछे आपसे कि पेड़ पौधे क्या है, तो पेड़ पौधे लिखिएगा ये दोस्तों उत्पादक है। क्या है, उत्पादक है। और लिख लीजिए ये स्वपोषी है। क्या है, स्वपोषी। अगर पूछे आपसे जीव जंतु तो ये लिखना दोस्तों ये है आपके परपोषी। क्या है, परपोषी है। और ये उपभोक्ता है। क्या है दोस्तों, कंज्यूमर। और अगर पूछे आपसे अपघटक है तो ये लिखना दोस्तों ये है मृतोपजीवी। क्या है, मृत पदार्थों पर निर्भर होता है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। क्या, सेप्रोफाइट या दोस्तों मृतोपजीवी। राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। इन सीटू का मतलब होता है दोस्तों क्या, इसका मतलब है कि कोई जीव जो है उसे उसी के प्राकृतिक स्थान पर संरक्षण। सुनना मेरी बात को, इन सीटू का मतलब है प्राकृतिक जो स्थान है उस दोस्तों जीव का उसी प्राकृतिक स्थान पर संरक्षण। जैसे दोस्तों क्या, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, ये सब दोस्तों इन सीटू है। अगर मैं उसे निकाल करके कहीं दोस्तों बाहर कृत्रिम रूप से संरक्षण करूंगा तो वो ध्यान रखना एक्स सीटू है। जैसे दोस्तों जू, अगर आप जू में जाओगे ना तो जू दोस्तों उस आपके जानवर का स्थान थोड़ी होता है, वो दोस्तों वहां पर लाया जाता है दिखाने के लिए। तो जो जू है ये दोस्तों एक्स सीटू है। क्या है, जू ध्यान रखिएगा एक्स सीटू है। और दोस्तों इसका मतलब है कृत्रिम स्थान पर संरक्षण। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट
करेक्ट है। क्या ये करेक्ट है दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण दोस्तों आपके राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा टाइगर रिजर्व है, या दोस्तों आपके वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है, ये सब इन सीटू है, सब की सब दोस्तों प्राकृतिक है। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया दोस्तों, और तीनों जो ऑप्शन है वो गलत है, और ये इनकी दोस्तों व्याख्या आपके सामने। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है असत्य को पहचानिए। आइए दोस्तों बात करते हैं। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। दूसरा क्वेश्चन बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और दोस्तों बीबी का मकबरा जो है शाहजहां ने बनवाया। बताओ दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि भाई अलाई दरवाजा किसने बनाया, तो ध्यान रखना ये दोस्तों अलाई दरवाजा, क्या ये अलाई दरवाजा कुछ इस प्रकार से है, और ये कहां स्थित है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये स्थित है दिल्ली में। कहां है? दिल्ली के अंदर स्थित है अलाई दरवाजा। और इसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाला था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके द्वारा इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा, ये दोनों की दोनों किसने बनवाए दोस्तों? फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा ये दोस्तों दोनों की दोनों अकबर के द्वारा बनवाए गए। और बुलंद दरवाजा ध्यान रखिएगा गुजरात विजय, किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर बनाया था? तो याद कीजिए दोस्तों, ये बनाया अजमेर। कहां बनवाया? अजमेर में बनाया। इसका पहले नाम क्या था? संस्कृत पाठशाला। क्या नाम था? संस्कृत पाठशाला। और दोस्तों इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया? 2.5 दिन के झोपड़े में। बीबी का मकबरा ये दोस्तों शाहजहां ने नहीं बनवाया, ये बीबी का जो मकबरा है ये दोस्तों बनवाया गया किसके द्वारा? ये बनवाया, ध्यान रखना, आपके जहांगीर। किसने बनवाया? जहांगीर जो है दोस्तों इसके द्वारा बनवाया गया बीबी का मकबरा। और किसके लिए बनवाया दोस्तों? कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? अरे जहांगीर ने थोड़ी बनवाया था रसगुल्ला, ये बीबी का जो मकबरा है ना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं दोस्तों ताजमहल की भद्दी नकल। क्या बीबी के मकबरे को कहते हैं ताजमहल की भद्दी नकल। क्या ताजमहल की भद्दी नकल महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, औरंगाबाद। कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में स्थित है। और इसे बनाने वाला था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब जो है इसके द्वारा बीबी का मकबरा बनाया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, बीबी का मकबरा जो है जहांगीर ने नहीं बनाया, रसगुल्ला किसने बनाया? औरंगजेब। किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया था। ताजमहल की भद्दी नकल इसे कहा जाता है दोस्तों, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा गलत है। ऑप्शन नंबर डी, पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दो, पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भौगोलिक स्थान दक्षिण अमेरिका में नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पैटागोनिया मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 2 एंडीज पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी टिटिकाका दोस्तों झील, ऑप्शन नंबर 4 माउंट किलिमंजारो। तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कौन सा पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका पूरा महाद्वीप इस सवाल के अंदर समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर आपसे पूछे दक्षिण अमेरिका का कौन सा दोस्तों स्थान जो है ये दक्षिण अमेरिका में नहीं है, तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपके दक्षिण अमेरिका। क्या दक्षिण अमेरिका? अगर बात करें दोस्तों निम्न में से कौन सा भौगोलिक स्थान दक्षिण अमेरिका में नहीं है? पहला पॉइंट देखना, आपसे पूछे इसमें दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। क्या है? माउंट एकांगुआ ये दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि यहां पर दोस्तों एक झील स्थित है, इस झील का नाम लिखिएगा टिटिकाका झील। कौन सी झील है? टिटिकाका जो झील है ये दोस्तों कहां स्थित है? लिख लेना, पेरू और बोलिविया की सीमा पर। किस पर? पेरू और बोलिविया की सीमा पर। यही दोस्तों आप नोट कीजिए, यहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछे एक मरुस्थल स्थित है, इस मरुस्थल का नाम क्या है?
आटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है? आटाकामा मरुस्थल। और ये विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है, चिली में दोस्तों स्थित है आटाकामा मरुस्थल। यहीं पर दोस्तों आपसे पूछ ले कि दोस्तों घास का मैदान है, इसे क्या बोलते हैं? पंपाज घास का मैदान। क्या? पंपाज घास का मैदान। और ये किस दोस्तों देश में स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। इसी के जस्ट नीचे एक मरुस्थल स्थित है, इसका नाम दोस्तों लिखिएगा पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा है? पैटागोनिया जो मरुस्थल है, ये भी दोस्तों कहां? अर्जेंटीना के अंदर स्थित है पैटागोनिया मरुस्थल है। और दोस्तों यहां पर एक घास का मैदान है जिसे लानोज घास का मैदान कहते हैं, और ये दोस्तों किस देश में स्थित है? वेनेजुएला के अंदर है। और इसी वेनेजुएला में दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात जो है, ये भी ध्यान रखिएगा कहां स्थित है? वेनेजुएला के अंदर स्थित है। और यहां पर दोस्तों एक नदी है जिसे अमेजोन नदी कहते हैं। और दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो इसी नदी में दोस्तों मिलती है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता अमेजोन वर्षा वन। ये देखिए सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में। अगर पूछे आपसे आटाकामा मरुस्थल, ये दोस्तों चिली में विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। अगर पूछे आपसे दोस्तों माउंट एकांगुआ, ये ध्यान रखना एंडीज की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछे आपसे पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना, पंपाज घास का मैदान अर्जेंटीना, टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर, अमेजोन वर्षा वन सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन। अगर पूछे लानोज में दोस्तों घास के मैदान वेनेजुएला में। और अगर पूछे एंजिल वाटरफॉल, ये भी दोस्तों ध्यान रखना वेनेजुएला। पैटागोनिया मरुस्थल करेक्ट है, एंडीज पर्वतमाला करेक्ट है, टीटीकाका झील करेक्ट है, माउंट किलिमंजारो ये दोस्तों अफ्रीका। कहां है? अफ्रीका में स्थित है, तंजानिया के अंदर का। अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो ध्यान रखना माउंट किलिमंजारो। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य को पहचानिए। पहला देखना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। दूसरा देखिएगा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी दिल्ली में। तीसरा दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में। और चौथा देखिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा बिहलर। देखना अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछे पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं, तो दोस्तों नोट करना पूर्व का जो ताजमहल है वो हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है दिल्ली के अंदर। कहां दोस्तों? ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछे माउंट कोटोपैक्सी कहां स्थित है? यह सवाल रह गया, इसे नोट करना। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है ये दोस्तों कहां स्थित है? तो ये लिख लेना कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर के अंदर स्थित है कोटोपैक्सी। अब देखना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और इसरो के द्वारा दोस्तों यहीं से क्या होता है? यहीं से रॉकेट लॉन्च होता है इसरो के द्वारा। और ये कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये भाई साहब नोट कर लो, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है हासन। हासन कहां है? कर्नाटक है। और इसकी एक यूनिट कहां पर है? भोपाल। और भोपाल कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश। जितने भी सैटेलाइट भेज दिए उन पर कंट्रोल कौन करेगा? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम दोस्तों, और ये कहां स्थित है? केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पहले नाम व्हीलर द्वीप था, और ये दोस्तों उड़ीसा में है। और डीआरडीओ जो अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है, अपनी मिसाइल की जो टेस्टिंग है वो दोस्तों कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। तो इसका सही आंसर हो गया मास्टर कंट्रोल यूनिट। और ये कहां स्थित है? मास्टर कंट्रोल यूनिट हासन के अंदर कर्नाटक में दोस्तों स्थित है। इसकी दूसरी यूनिट जो है वो ध्यान रखना भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अभियान का संबंध, क्या निम्न में से किस अभियान का संबंध सियाचिन विजय से है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। ऑपरेशन ब्लू स्टार, दूसरा ऑपरेशन मेघदूत, तीसरा क्वेश्चन ऑपरेशन ऑल आउट, चौथा क्वेश्चन दोस्तों ऑपरेशन पोलो। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इन चारों में से किसका संबंध सियाचिन से है, देखना
सर आपको ठंड में पसीना आ रहा है। अरे भाई पसीना आ रहा है, मान लिया पसीना आ रहा है, पर एक दिन इस पसीने का हिसाब पुष्पा लेगा क्या? एक दिन पसीने का हिसाब होगा। जब पेपर में ये सवाल आए और इसकी खोपड़ी में तुम छेद कर दो ना, तो समझ लेना कि कुमार गौरव के पसीने का हिसाब तुमने चुका दिया। ठीक है, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो गौरव का भी जो पसीना है इसका भी हिसाब तुम लोग पेपर में दोस्तों बराबर कर देना। ऐसे काटना क्या? ऐसे दोस्तों पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछे सियाचिन विजय ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, याद करो दोस्तों, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, क्या स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेंपल अमृतसर में जब आतंकवादी दोस्तों घुस गए थे तो उन्हें निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। ऑपरेशन मेघदूत लिखना दोस्तों, इसका संबंध सियाचिन किससे? इसका संबंध सियाचिन विजय से है, यह ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मेघदूत। अगर बात करें सियाचिन तो लिखना दोस्तों, सियाचिन जो है किस सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है और नुब्रा घाटी में। इस सवाल को लिखना, सियाचिन जो ग्लेशियर है, पहली बात तो यह कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। और लिखना दोस्तों नुब्रा घाटी, यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में है? नुब्रा घाटी के अंदर दोस्तों लद्दाख में स्थित है। ऑपरेशन ऑल आउट, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को सफाया करने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ऑल आउट। और दोस्तों ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए, क्या हैदराबाद को भारत में दोस्तों मिलाने के लिए 1948 में कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन जीरो हावर, इसका संबंध दोस्तों किस ऐतिहासिक घटना से? कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। ऑपरेशन जीरो आवर, क्या ऑपरेशन जीरो आवर, इस घटना का, इस दोस्तों ऑपरेशन का संबंध इतिहास की किस घटना से है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन दोस्तों विजय, और सियाचिन ध्यान रखना विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि है और नुब्रा घाटी ग्लेशियर में स्थित है, लद्दाख के अंदर स्थित है। कमेंट बॉक्स में छाप दो। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा पॉइंट 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तीसरा क्वेश्चन समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस में सीधा की सीधा पूछा गया प्रश्न है, वहीं से मैंने उसे उठा करके यहां पर दोस्तों लगा दिया। यूपी पीसीएस का सवाल सीधा आपके सामने। देखो भारत के संविधान की प्रस्तावना, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग है, किस दोस्तों केस में कहा गया? केशवानंद भारती केस। लिख लो दोस्तों 24 अप्रैल 1973 कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस। कौन सा? केशवानंद भारती केस। और इसी केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है यह दोस्तों संविधान का अंग है। क्या संविधान का अंग है? और इसमें भी क्या हो सकता है? संशोधन जो है हो सकता है। इसी के बाद में दोस्तों 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा प्रस्तावना में दोस्तों संशोधन हुआ। समाजवाद पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता जो है, इन तीनों शब्दों को इसमें जोड़ा गया। अगर आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। बिल्कुल दोस्तों जोड़ा गया। समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था, तो ध्यान रखना समाजवाद सदैव दोस्तों प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। समाजवाद को तो 42वें संविधान
संविधान संशोधन में 1976 में दोस्तों जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछे ऑप्शन सी दोस्तों गलत है, ऑप्शन ए और बी जो है ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे कि प्रस्तावना किस केस के द्वारा संविधान का अंग माना गया, तो ध्यान रखना 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस है। अगर पूछे प्रस्तावना के अंदर दोस्तों कितने प्रकार की स्वतंत्रता, चलो आप बताओ कितने प्रकार की फ्रीडम है, कितने प्रकार का न्याय है और कितने प्रकार की दोस्तों समता है, क्या कितने प्रकार की समता है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। और कौन सी तिथि का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर किया गया है। तो पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितनी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में 5 प्रकार की क्या है, फ्रीडम है। ध्यान रखना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास, ये 5 ध्यान रखिएगा। फ्रीडम कौन कौन सी है, विचार है, अभिव्यक्ति है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास, ये 5 प्रकार की ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों फ्रीडम प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित है। न्याय कितने प्रकार का है, ये दोस्तों ध्यान रखना 3 प्रकार का। और कौन कौन सा है, एक तो राजनीतिक न्याय है, एक दोस्तों सामाजिक न्याय है और एक ध्यान रखिएगा आर्थिक न्याय है। कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना धार्मिक जो न्याय है वो इसमें दोस्तों उल्लेखित नहीं है। समता की बात करो, समता दोस्तों 2 प्रकार की है, एक तो अवसर की समता है और एक दोस्तों प्रतिष्ठा किसकी है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, ये प्रस्तावना के अंदर। और तिथि कौन सी है, 26 नवंबर 1949, ये दोस्तों तिथि का उल्लेख जो है प्रस्तावना के अंदर किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को दिए गए आरक्षण की अवधि। देखो सवाल दोस्तों एक तो पेपर में आ सकता है, क्या एक तो पेपर में आ सकता है कि अभी हाल ही में एससी एसटी जो है उसका दोस्तों जो सीटों का जो आरक्षण है उसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। यह संविधान कौन सा संशोधन है, यह तो दोस्तों करंट का सवाल हुआ। अब करंट के सवाल से पॉलिटी का सवाल है कि भाई 10 वर्ष बढ़ाया तो गया लेकिन किस अनुच्छेद में बढ़ाया गया। अब देखना दोस्तों ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल बन गया, क्या थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल बनाए कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया। लिख लेना 104वां संविधान संशोधन 2020, क्या 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी का जो सीटों का दोस्तों आरक्षण है इसे कितना कितना बढ़ा दिया, इसे 10 वर्ष के लिए दोस्तों बढ़ा दिया। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भाई कौन सा संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, और अगर पूछे एससी एसटी की जो सीट है उनका आरक्षण कितना बढ़ाया गया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अब यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर, तो लिखना लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर दोस्तों अनुच्छेद है 330, कौन सा है 330 है। और अगर बात करें दोस्तों विधानसभा तो लिख लेना अनुच्छेद है 332, कौन सा है 332 है। लोकसभा के लिए 330 है और दोस्तों विधानसभा के लिए 332। ये दोनों सवाल ध्यान रखिएगा, लोकसभा 330, विधानसभा 332। एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष दोस्तों एक्सटेंड किया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसी के साथ 104वें संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया। तो नोट कर लेना, अगर दोस्तों मैं पूछ लूं कि जो एंग्लो इंडियन है इनका जो आरक्षण है, क्या है एंग्लो इंडियन है जो है इनका जो आरक्षण है इसे भी दोस्तों क्या कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। कौन सा 104वां संविधान संशोधन इसी के द्वारा दोस्तों किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम दोस्तों करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, धान का खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, दलदली भूमि, उपर्युक्त में से कौन कौन ग्रीन हाउस गैस मीथेन का सोर्स है। सीधा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, उठाकर तुम्हारे सामने चिपका दिया। बताओ कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों मीथेन जो है इसका सोर्स कौन कौन है। तो ध्यान रखना जो मीथेन है CH4 जो है, जो मीथेन
मीथेन है दोस्तों, इसे कहते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस कहते हैं। और अगर आपसे पूछे ये कहां कहां से निकलती है? कोयले की खान। किससे? कोयले की खान में से। एक दोस्तों धान के जो खेत होते हैं, जो पैडी फील्ड होते हैं, यहां से। एक लिखना पालतू पशु जब जुगाली करता है, क्या पालतू पशु दोस्तों जुगाली करता है, उससे भी क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और दलदली जो भूमि है, इससे भी ध्यान रखिएगा, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अलग अलग दोस्तों पूछा गया है। जैसे क्या क्या पूछा गया पेपर में कि भाई कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस है। धान के खेत से कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। पालतू पशु की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस है। अगर पूछे दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है दोस्तों, और ये चारों से निकलती है। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। अब याद करो दोस्तों, एक तो होता है सीएनजी। क्या? एक होती है सीएनजी और एक होती है एलपीजी। सीएनजी में क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। और अगर पूछे एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ये सवाल भी ध्यान रखना, सीएनजी में दोस्तों मीथेन है और एलपीजी जो है यहां दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में असत्य कथन है। पहला दोस्तों, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पहला ऑप्शन, इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया। तीसरा क्वेश्चन, यह परंपरागत और नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम है। चौथा क्वेश्चन, यह दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। किसकी बात हो रही है भाई? ब्रह्मोस। किसकी बात है? ब्रह्मोस है। याद करो, ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? सुपरसोनिक क्रूज। क्रूज की खास बात है दोस्तों कि ये जमीन के पास में चलती है। क्या? क्रूज मिसाइल जो है ये जमीन के दोस्तों पास में। एक तो मिसाइल है जो ऐसे दोस्तों ऊपर जाएगी और फिर दोस्तों नीचे आएगी। जैसे ये मान लेते हैं दोस्तों, क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि। कौन सी? अग्नि। ये दोस्तों ऐसे जाएगी और फिर ऐसे आएगी, ये है दोस्तों अग्नि। और क्रूज जाती है ऐसे। क्या? क्रूज दोस्तों ऐसे जाएगी, लेकिन ध्यान रखना क्रूज मिसाइल दागो और भूल जाओ, मतलब दोस्तों सुदर्शन चक्र की तरह है। अगर दोस्तों दुश्मन भागेगा तो ये उसके पीछे भागेगी, अंत में उसकी खोपड़ी में छेद करके ही आएगी। तो दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। क्या? फायर एंड फॉरगेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। और दोस्तों इसकी जो स्पीड है 2.8 मैक इसकी स्पीड है। इंडिया और रूस ने मिलकर दोस्तों इसको तैयार किया है। अभी तो हाल ही में ब्रह्मोस विनिर्माण जो केंद्र है ये दोस्तों लखनऊ के अंदर स्थापित किया गया। ये करंट का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां स्थापित हुआ है? तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर इसे स्थापित किया गया। और अगर आपसे पूछे किस नियम पर आधारित है? दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। क्या? फायर एंड फॉरगेट। तुम तो ब्रैकेट में लिख लो सुदर्शन चक्र। क्या है ये दोस्तों? जैसे मम्मी जब दोस्तों चप्पल फेंक के मारती है ना, जब मम्मी चप्पल फेंक के मारती है सीधा दोस्तों यही पड़ता है, मतलब कोई भी ऐसी दोस्तों निशाना नहीं है जो चूक जाए। तो मम्मी के पास भी दोस्तों क्या है? सुदर्शन चक्र होता है ना। ऐसे ही दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। और ऐसे ही रसगुल्ला कौन सा? ब्रह्मोस मिसाइल। जैसे ही दोस्तों बेटा जी ने कुछ भी गड़बड़ की तो पापा जी क्या फेंक के मारेंगे? ब्रह्मोस फेंक कर मारेंगे। और ये दोस्तों दागो और भूल जाओ, बेटा जी के सीधा कान के नीचे पड़ेगी ब्रह्मोस है। तो सुपरसोनिक है, ठीक बात है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ये गलत बात। क्या गलत बात दोस्तों? इंडिया और रूस है। नदी के नाम पर इसका नाम है। क्या? नदी के नाम पर। भारत की दोस्तों कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। और दोस्तों मास्कोवा नदी जो है वो रूस की है। इन दोनों को मिला के बना दिया ब्रह्मोस। क्या बना है? ब्रह्मोस। यह परंपरागत और नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम है। यह दोस्तों दागो और भूल जाओ पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो दोस्तों ध्यान रखना गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत परियोजना और दोस्तों राज्य
आपके सामने। माता टीला परियोजना हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उकाई परियोजना गुजरात के अंदर, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में, भागड़ा नागल परियोजना पंजाब। दोस्तों ये परियोजना किस राज्य में? इससे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों क्या है, वो है आपके कौन सा? सर पालतू पशु जुगाली कैसे करते हैं? हाँ भाई साहब बताएंगे ना, चिंता मत कर। दोस्तों गोबर डालने के बहाने मिला करती थी क्या? हाँ इरशाद कीजिएगा, गोबर डालने के बहाने मिला करती थी, कम वक्तों ने भैंस ही बेच दी क्या? हाँ भाई साहब, गोबर डालने के बहाने मिला करती थी, कम वक्तों ने भैंस बेच दी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब पढ़ो, अगर पूछे माता टीला परियोजना, ये दोस्तों कहां पर है? अरे माता टीला उत्तर प्रदेश। कहां है? उत्तर प्रदेश है। किस नदी पर है? बेतवा नदी। किस पर है? बेतवा नदी। और बेतवा नदी किस क्षेत्र में बहती है? बुंदेलखंड। किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है बेतवा नदी दोस्तों। और बेतवा नदी को किससे? आपके केन नदी से दोस्तों जोड़ा गया है, केन बेतवा लिंक। उकाई परियोजना गुजरात है। गुजरात में भी दोस्तों कहां? सूरत है। और नदी कौन सी है? नदी है, ध्यान रखना, ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर। नदी कौन सी है? चेनाब। कौन सी है नदी? ध्यान रखिएगा, चेनाब नदी। अगर पूछे भागड़ा नागल परियोजना, ये एकदम ठीक है, पंजाब। और नदी कौन सी है? सतलुज। कौन सी है? सतलुज नदी। तो देखिए, अगर आपसे पूछे माता टीला परियोजना हिमाचल प्रदेश नहीं है, कौन सी नदी दोस्तों? बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के अंदर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। अगर पूछे सलाल परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों भागड़ा नागल परियोजना पंजाब में कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। चेनाब नदी पर लिखिएगा दुलहस्ती। क्या? दुलहस्ती परियोजना बगलीहार। क्या? बगलीहार दोस्तों। और लिखना एक रैटल परियोजना, और एक लिख लेना पकलडुम। कौन सी है? पकलडुम। तो ये चारों की चारों जो हैं, ये भी दोस्तों किस नदी पर? चेनाब नदी के ऊपर है। दुलहस्ती, बगलीहार, रैटल और पकलडुम। एक लिख लो दोस्तों उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। क्या? उरी और तुलबुल ये दोस्तों किस नदी के ऊपर है? झेलम नदी के ऊपर स्थित है उरी और तुलबुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माता टीला परियोजना। बुलाती है जाने का नहीं, जिनके पास दोस्तों कुछ नहीं है ना, वो यही डायलॉग मारते। क्या? बुलाती है जाने का नहीं, मत जा, भाड़ में जा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित भौतिक स्थल आकृतियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में समझाओ। सर भैंस खरीद लो ना भाई साहब, भैंस तो उन्होंने बेची है रसगुल्ला, वो तो गोबर डालने के बहाने मिला करती थी। ठीक है, तराई, डेल्टा, भावर और खादर, चार दोस्तों आपके सामने उत्तर से दक्षिण। बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लेना। देखो एक क्रम बता रहा हूं दोस्तों आपको सबका। एक तो होता है भावर। क्या? भावर। फिर आता है दोस्तों क्या? भावर के बाद में आता है तराई। क्या? तराई। फिर आता है दोस्तों बांगर। क्या? बांगर। और फिर आता है दोस्तों खादर। क्या आता है? खादर। और फिर दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिर आता है डेल्टा। क्या आता है? डेल्टा। तो दोस्तों जब नदी समुद्र के पास में मिलती है तो दोस्तों डेल्टा। क्या? वहां हो गया डेल्टा। भावर जब नदी दोस्तों पहाड़ों से, पर्वतों से उतरती है तो बड़े बड़े दोस्तों जो पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं, उनके नीचे छुप जाती है। नदी का छुपना। क्या? नदी का छुपना। ये दोस्तों कौन सा क्षेत्र है? भावर। कौन सा? भावर। तराई दोस्तों जब नदी वापस बाहर आती है तो जो दलदली भूमि होती है उसे कहते हैं दोस्तों तराई। क्या? तराई। अगर पूछे आपसे बांगर तो ध्यान रखिएगा, बांगर जो है दोस्तों ये पुरानी जलोढ़ मृदा। कौन सी है? पुरानी जलोढ़ मृदा जो है बांगर है। और दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा जो है वो ध्यान रखिएगा खादर है। और दोस्तों डेल्टा जो है अंतिम स्थान। तो उत्तर से दक्षिण में पहले में आएगा दोस्तों भावर। क्या? पहले सी आएगा, फिर आएगा दोस्तों ध्यान रखना तराई ऑप्शन नंबर 1, फिर आएगा दोस्तों खादर ऑप्शन नंबर डी, और फिर आएगा डेल्टा। तो CADB ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो नोट कर लेना, भावर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। भावर दोस्तों जब नदी बड़े बड़े किस्में, बड़े बड़े दोस्तों कंकड़ पत्थरों में दब जाती है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपके भावर है। तराई ध्यान रखिएगा दलदली क्षेत्र है। बांगर दोस्तों पुरानी जलोढ़ मृदा है। और अगर पूछे खादर दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा। और अगर पूछे डेल्टा तो दोस्तों ध्यान
ध्यान रखिएगा, जब नदी दोस्तों गिरने वाली है तो है डेल्टा। अगर सवाल पूछे कि उरी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 CADB। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के संदर्भ में कौन से कथन पर विचार कीजिए। आइए दोस्तों, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षार का स्वाद खट्टा है। अरे सुन लो रे, सुन लो, पगली बुलाएगी। अरे तू सुन, पढ़ ले चुपचाप, बुलाएगी नहीं बुलाएगी, वो क्लास ले रही है क्या, वो क्लास ले रही है, सिलेक्शन होके चली जाएगी। पढ़ ले, अम्ल का स्वाद खट्टा, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षार का स्वाद दोस्तों खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल, ये सवाल है ना देखने में बड़ा आसान लगता है, जब पढ़ोगे ना इस सवाल को तो सिट्टी पिट्टी गुम है तुम्हारी। पढ़ो सवाल को। ऑप्शन नंबर बी, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है जबकि क्षार जो है ये लाल लिटमस को दोस्तों नीला करता है। ये दूसरा ऑप्शन, क्या ये दूसरा ऑप्शन है कि भाई अम्ल नीले को लाल और दोस्तों क्षार जो है लाले को नीला। अगला, पीएच पैमाना 7 से कम होने पर अम्ल और 7 से अधिक होने पर क्षार धीरे धीरे करते हैं क्या। आइए देखिएगा, अगर पूछे दोस्तों एसिड, क्या एसिड और एक है बेस। एसिड दोस्तों स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं क्या, खट्टे हैं। और बेस दोस्तों स्वाद में कैसे होते हैं, बेस होते हैं स्वाद में कड़वे। कैसे, कड़वे। अगर पूछे आपसे पीएच पैमाना 7 से कम है तो ध्यान रखना एसिड है, 7 से अधिक है तो ध्यान रखना दोस्तों बेस है। पीएच पैमाना 0 से 14 के बीच में होता है और सोरेंसन जो है इसने दोस्तों इस पैमाने की खोज की है। और 7 जो है ये दोस्तों उदासीन है। क्या है, 7 ध्यान रखिएगा उदासीन। तो दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, अम्ल जो है ये ध्यान रखना अनीला, क्या अनीला। और क्षार से ध्यान रखना छालानी, क्या छालानी। दोस्तों अम्ल जो है नीले को लाल करता है तो अम्ल ध्यान रखना नीले को लाल कर देगा। और दोस्तों क्षार जो है ये लाल को नीला करेगा। क्या, क्षार जो है ये लाल को नीला कर देता है। पहला ऑप्शन, अम्ल का स्वाद कड़वा, गलत दोस्तों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा ऑप्शन, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार दोस्तों लाल को नीला करता है। यह ऑप्शन करेक्ट है। पीएच पैमाना 7 से कम होने पर अम्ल होता है और 7 से अधिक होने पर क्षार होता है। यह ऑप्शन भी ठीक है। सवाल में पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी और सी जो है ये दोस्तों एकदम करेक्ट है। अगर पूछ ले आपसे कि अम्ल 7 से कम दोस्तों, अम्ल 7 से अधिक आपके क्षार, अम्ल नीले को लाल, क्षार दोस्तों लाल को नीला। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अम्ल का स्वाद दोस्तों क्या होता है, खट्टा होता है और क्षार का स्वाद जो है ये दोस्तों ध्यान रखना कड़वा होता है। सर आपके गाल में गड्ढे हैं, हाँ गाल में गड्ढे हैं, बारिश होती है तो पानी भरता है इन गड्ढों में ना, पानी भर जाता है। ठीक है, तुझे गाल में गड्ढे दिख गए मेरे, अरे पढ़ ले वरना तेरी खोपड़ी में गड्ढा कर दूंगा, यहाँ ना यहाँ गड्ढा कर दूंगा तेरी खोपड़ी में, गाल में गड्ढे। पढ़ ले, ले सवाल पढ़। निम्नलिखित रसायनों को उनके सामान्य नाम के साथ सुमेलित कीजिए। आइए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, चारों की बात करते हैं। क्या चारों की बात करते हैं दोस्तों। पहला देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, यहां देखना लाफिंग गैस किसे कहते हैं, लाफिंग गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, किसे कहते हैं, नाइट्रस जो ऑक्साइड है N2O, इसे कहा जाता है दोस्तों लाफिंग गैस। क्या लाफिंग गैस। बेकिंग सोडा, अगर पूछे आपसे खाने वाला सोडा, यह है NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसे दोस्तों बोलते हैं खाने का सोडा या दोस्तों इसे बेकिंग सोडा। अगर पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस है POP, तो ध्यान रखिएगा CaSO4 ½ H2O। जब जिप्सम को गर्म करेंगे और जिप्सम में से 1.5 अणु पानी का निकाल देंगे। क्या जिप्सम को गर्म किया दोस्तों और जिप्सम को गर्म करने पर 1.5 अणु पानी का निकल गया तो बन गया दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अगला दोस्तों वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा लिखिएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या है,
सोडियम कार्बोनेट जो है ये ध्यान रख, सोडियम दोस्तों बासिंग सोडा जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, ये आपको ध्यान रखना है। अब मिलाइए दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट है आपके बेकिंग सोडा 2, क्या एक का 2 सोडियम कार्बोनेट हो गया, 4 दोस्तों बासिंग सोडा, अरे सोडियम कार्बोनेट हाँ ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया लाफिंग गैस, और हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 जो है ये ऑप्शन नंबर 2 है। सीधा सवाल किसी पेपर में आया था, सीधा उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है, इसका आंसर हो गया 2 4 1 और 3। अगर पूछ ले नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, बेकिंग सोडा, ये दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोस्तों जिप्सम में से 1.5 अनुभार, और दोस्तों वाशिंग सोडा यह है सोडियम कार्बोनेट। नीला थोता किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, नीला थोता जो है ये दोस्तों किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक का सवाल किसका दोस्तों, धन विधेयक का सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, आराम आराम से सुन लो, धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा दोस्तों, धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या बढ़िया, 1 नंबर का सवाल है। तुम तो दोस्तों ध्यान रखना, जो मनी बिल है, जो दोस्तों धन विधेयक है, अगर आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद दोस्तों ध्यान रखिएगा 110, कौन सा 110 है। पहला क्वेश्चन, मनी बिल केवल दोस्तों कहां आता है, तो ध्यान रखिएगा मनी बिल दोस्तों सबसे पहले जो है ध्यान रखना, सबसे पहले लोकसभा में आएगा। क्या मनी बिल सबसे पहले ध्यान रखिएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल जो है दोस्तों अगर पूछे कोई बिल मनी बिल, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, क्या कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, यह डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। अगर आपसे पूछे धन विधेयक पर दोस्तों कोई भी गतिरोध हो गया, तो ध्यान रखिएगा इसमें संयुक्त बैठक जो है ये नहीं बुलाई जाएगी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, धन विधेयक पर जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है। एक तो ध्यान रखना धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आएगा, और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना धन विधेयक पर कोई भी दोस्तों जॉइंट सिटिंग नहीं होने वाली है, यह भी ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। और दोस्तों धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुलाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। 1 भी गलत है दोस्तों। अब देखो सवाल, यार क्या बढ़िया सवाल दोस्तों पेपर में पूछा गया, इतना भी तुमने कर लिया और दोस्तों फिर भी तुम बर्बाद हो गए। कैसे, तुमने क्या सोचा 4 गलत है, डी गलत है और दोस्तों ए गलत है। देखो तुमने क्या करा, ए नहीं आएगा, क्या ए नहीं आएगा दोस्तों, ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत। अब तुम सोचो इसमें आंसर क्या है। क्या आंसर, अरे रसगुल्ला इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा है, सही नहीं है, सही है ये नहीं पूछा, कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान रखना ए और डी जो है ये दोस्तों सही नहीं है, इन दोनों का आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है। अरे सवाल गलत मत कर देना रसगुल्लो, क्या बढ़िया सवाल बनाया दोस्तों। ऑप्शन ए भी गलत है और दोस्तों ऑप्शन जो डी है ये भी गलत है। ध्यान रखना ए और डी जो है दोस्तों दोनों गलत है। धन विधेयक के बारे में सारा पॉइंट बता दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज को रक्त की शर्करा, अंगूर की शर्करा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गैलेक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज को दूध की शर्करा कहा जाता है। अगर पूछे ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। और अगर पूछे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो दोस्तों कौन सा रोग होगा,
तो लिख लेना डायबिटीज। कौन सा होगा? डायबिटीज। और दोस्तों इसका इलाज है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। ये हार्मोन कहां से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। तो पहली बात तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये डायबिटीज दोस्तों रोग से संबंधित है और इंसुलिन ध्यान रखिएगा इस हार्मोन के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है और ये दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से निकलता है। ऑप्शन नंबर 2, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो फ्रक्टोज है इस फ्रक्टोज को कहते हैं फलों की शर्करा। क्या? फलों की शर्करा फ्रक्टोज को। गैलेक्टोज जो है दोस्तों, इस गैलेक्टोज को ध्यान रखिएगा इसे मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं, गैलेक्टोज। करेक्ट आंसर। अगर पूछे दोस्तों लैक्टोज, मैंने आपको पहले भी कहा है कि लैक्ट का मतलब होता है दूध। क्या होता है? लैक्ट का मतलब दूध। तो दूध की शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। शर्करा में दोस्तों आपको पीछे क्या मिलेगा? OSE। क्या मिलेगा? शर्करा जो है, जो शुगर है दोस्तों, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? OSE। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ये शर्करा है। क्या? शर्करा है। अगर आपसे पूछे शर्करा में क्या मिलेगा? OSE दोस्तों शर्करा में मिलेगा। पहला ग्लूकोज ब्लड शुगर, फ्रक्टोज फलों का और गैलेक्टोज दोस्तों मस्तिष्क का, लैक्टोज ध्यान रखिएगा दूध का। अब देखो ग्लूकोज को रक्त की शर्करा कहते हैं, यही सही बात है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा, करेक्ट बात। गैलेक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा, सही बात। सुक्रोज को दूध की शर्करा। सुक्रोज तो दोस्तों वो है जो चीनी तुम खाते हो। क्या? जो चीनी दोस्तों तुम खाते हो ना, उसे कहते हैं सुक्रोज। तो लिख लेना सुक्रोज तो क्या है? सुक्रोज तो दोस्तों ध्यान रखना टेबल शुगर। क्या है? टेबल शुगर है। जो चीनी आप खाते हैं वो क्या होती है? वो दोस्तों सुक्रोज होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुक्रोज को दूध की शर्करा कहा जाता है। गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या बढ़िया सवाल। देखो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। क्या? भाषा दोस्तों 8वीं अनुसूची में। पहला सवाल देखना, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तीसरा पॉइंट है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और लास्ट पॉइंट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सारी की सारी दोस्तों बातें नोट कीजिएगा। अगर पूछे सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। लिख लो सबसे मीठी जो शर्करा है ना वो है दोस्तों फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठी शर्करा। अब देखो अगर पूछे संविधान की अनुसूची नंबर 8 किससे संबंधित है? भाषा। किससे? भाषा। अगर पूछे मूल संविधान में कितनी भाषा है? मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं। अगर पूछे इसके बाद में पहला संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन, कौन सी भाषा जोड़ी गई दोस्तों? सिंधी जो भाषा है इसे जोड़ा गया। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन और इसमें कौन सी भाषा? नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। कौन सी है? नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और फिर आता है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन और इसके द्वारा ध्यान रखिएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्या? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जो है इन चारों भाषाओं को दोस्तों इसमें जोड़ा गया। पहली बात सुनिएगा, मूल संविधान में 14 भाषाएं। अगर पूछे वर्तमान में तो वर्तमान में लिखिएगा 22। कितनी है? 22 भाषाएं। अगर पूछे 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और अगर पूछे 92वां संविधान संशोधन 92 दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। करेक्ट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली एकदम करेक्ट है, चारों की चारों जोड़ी गई। मूल संविधान में 14 भाषाएं, ये भी दोस्तों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। 44वां संविधान संशोधन, ये गलत आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ए, बी और सी जो है वो दोस्तों ठीक है। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्या? ऐसा दोस्तों कोई भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। तुमने आंसर क्या बताया इसका?
हाँ ऑप्शन ही गलत है। अरे भाई साहब एकदम सही बात है, ऑप्शन ही गलत है इसमें। ऐसा करो तुम है, हाँ दोस्तों ठीक कर देते हैं ना, इसमें ऐसा करो और डी को हटा दो, क्या और डी को हटा दो और इसमें ठीक कर दो, क्या इसमें ठीक कर दो ऑप्शन नंबर 4, क्या ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ठीक कर दो। ध्यान रखिए ए बी और सी जो है ये दोस्तों तीनों ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये दोस्तों गलत, क्या ऑप्शन नंबर डी गलत है। ध्यान रखिएगा ए बी और सी ठीक है। 44वां जो संविधान संशोधन है ना, इसके द्वारा दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर करके विधिक अधिकार बना दिया था। मौलिक अधिकार आर्टिकल 31 में था और विधिक अधिकार लिखिएगा आर्टिकल 300 ए में। तो अगर पूछे 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को दोस्तों क्या कर दिया, मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार कर दिया। और ध्यान रखिएगा आर्टिकल 31 जो है, क्या आर्टिकल जो 31 है, आर्टिकल 31 से 300 ए में दोस्तों कन्वर्ट कर दिया। बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन। अच्छा क्या बात है, अरे वाह। मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने इस सवाल में ना थोड़ा क्या कर दिया, यहां चेंज किया, क्या यहां चेंज किया था। अब दोस्तों ऊपर तो चेंज कर दिया पर रसगुल्ला नीचे चेंज करना भूल गया, गई भैंस पानी में। ऊपर तो मैंने चेंज कर दिया, नीचे दोस्तों चेंज करना भूल गया, भैंस गई रसगुल्ला पानी में। अगला देखिए, ये बताओ कौन बताएगा इस सवाल का आंसर, जो बताएगा उसके लिए एक शायरी, क्या उसके लिए एक शायरी दोस्तों बढ़िया वाली, जो भी इसका आंसर बताएगा बताओ कमेंट बॉक्स में, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में। राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जल्दी से छाप के बताओ दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन देखिएगा, वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। दूसरा क्वेश्चन, फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। तीसरा क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तुम्हारा पसीना छूटेगा इस सवाल के अंदर। जो सही बताएगा समझो भाई साहब उसके लिए पूरी सुविधा है। एक शायरी, क्या एक शायरी सुनाऊंगा उसके लिए, बहुत खतरनाक वाली शायरी है ना एकदम दोस्तों, मतलब तुम दुनिया जीत लोगे उस शायरी से। कब दोस्तों, हाँ ये कल और परसों में, ठीक है बताओ। सब ठीक है, 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 सब ठीक है। पहले थोड़ा पानी पी लूँ ना, अब गिलास में जगह होगी तुम्हारे लिए ना। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे कान के नीचे इधर भी मारे एक आदमी, एक फिर इधर से मारे, फिर तुम रो, फिर इधर से मारे, फिर इधर से मारे, और झमाझम यही क्रम जो है 1 घंटे तक लगातार चलता रहना चाहिए। सब ठीक है। मैंने पूछा गलत कौन सा है, तुम बता रहे हो सब ठीक है। अरे रसगुल्ला सवाल देखो, गलत कौन सा है और तुम क्या बता रहे हो सब ठीक है। फिर गलत कौन सा है, सब ठीक है तो फिर गलत कौन है, या ये पेपर में गलत सवाल आया। अरे रामफल, देखो आप सुनना, राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में गलत कथन ढूंढना है। एक्चुअली में दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो है फजल अली आयोग। बढ़िया सवाल है, नोट करना, फजल अली आयोग। गलती है इसमें ना, मतलब गलती की संभावना है। सवाल तो ठीक है, फजल अली जो आयोग है अगर पूछे कब इसे बनाया गया, 1953 में बनाया गया। कितने मेंबर है दोस्तों इसमें, 3 मेंबर। कितने मेंबर है, 3 मेंबर थे। एक तो थे पणिक्कर, कौन थे, पणिक्कर थे दोस्तों, और एक थे कुंजरू, कौन थे, कुंजरू। और तीसरे कौन थे, तीसरे दोस्तों फजल अली खुद, कौन, फजल अली जो है खुद थे। तो अगर पूछे 1953 में बनाया गया, 3 दोस्तों इसमें मेंबर है, क्या 3 इसमें मेंबर है, पणिक्कर, कुंजरू और दोस्तों फजल अली। अगला क्वेश्चन, इसे क्यों बनाया गया, तो ये दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग है। क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके लिए दोस्तों इसे बनाया गया। एक्चुअली में दोस्तों भारत में उस समय भाषा के आधार पर राज्य बनाने की दोस्तों बड़ी तेजी से मांग उठी थी आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां, आंध्र प्रदेश में दोस्तों भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बड़ी तेज मांग। तो आंध्र प्रदेश में तो दोस्तों बना दिया, उसके बाद में सरकार ने कहा एक आयोग बनेगा और यह तय करेगा कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। फजल अली आयोग ने कहा कि केवल भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, भाषा
भी उस राज्य को बनाने में एक आधार होना चाहिए। फिर सुन लो मेरी बात को, फजल अली ने क्या कहा दोस्तों कि केवल भाषा के आधार पर, क्या केवल भाषा के आधार पर राज्य जो है नहीं बनना चाहिए। भाषा भी दोस्तों, भाषा भी राज्य के निर्माण में एक आधार होनी चाहिए। पहली बात सुनिएगा, अगर पूछ ले दोस्तों कि फजल अली आयोग ने केवल भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की बात को स्वीकार किया, गलत बात है, नहीं किया स्वीकार। इन्होंने कहा केवल भाषा नहीं, भाषा भी दोस्तों उसमें एक आधार होनी चाहिए। और फिर दोस्तों उसके बाद में एक संविधान संशोधन आता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर, और इसमें दोस्तों 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश भारत के अंदर दोस्तों तैयार किए गए। अब देखना, वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग ये दोस्तों गठित किया गया। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अगर यह सवाल होता कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना, एकदम करेक्ट था। लेकिन दोस्तों यह फजल अली आयोग इसकी सिफारिश पर नहीं बना। इसने तो क्या बोला कि केवल भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। यह भी ऑप्शन ठीक है। मैंने पूछा गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो 2 है यह दोस्तों गलत है। बढ़िया सवाल था। छोटी सी गलती, क्या छोटी सी गलती है दोस्तों कि फजल अली आयोग ने केवल भाषा को आधार मानने से मना कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपके गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ये आज की क्लास थी। अब बताओ कैसी लगी आपको क्लास? सर मैंने सही दिया, सुनाओ शायरी। अच्छा अरे 1956 में स्थापना नहीं हुई, गठन तो 1953 में हो गया था रसगुल्ला, गठन तो 1953 में ही हो गया था। दिखाओ ना कमेंट। सर आप सुनाओ शायरी। किसने सही दिया? किसी ने सही तो दिया नहीं। सुनाओ शायरी, सुनाओ शायरी। ठीक है अब आगे बढ़े। ये दोस्तों आपके सामने आज की क्लास थी। ये 6 फेरे मैं पूरे कर चुका हूं। अब ध्यान रखिएगा, 7वां फेरा अंतिम फेरा है। क्या यही रात अंतिम, यही रात भारी, 7वां फेरा है। अगर तुम इस 7वें फेरे में सब की सब आए, क्या सब की सब वापिस से आए 7वें फेरे में, तो एक नई सीरीज जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये 19 तारीख को ध्यान रखिएगा। 19 ही होगी ना। आज है दोस्तों 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और यार अब शनिवार कब आएगा रसगुल्ला? बताओ कमेंट बॉक्स में। 19 जो फरवरी है, 19 फरवरी को तैयार रहिएगा। अगर दोस्तों आप सभी वापस आए, क्या केवल लाइव रहेगा ये 7वां फेरा, इसका आनंद केवल वही उठाएगा। और ये दोस्तों एक महा एपिसोड है। क्या है ये? महा एपिसोड है। इसको नोट कर लीजिएगा, महा एपिसोड। क्या महा एपिसोड, 7वां फेरा, बड़ा वाला फेरा। क्या बड़ा वाला फेरा दोस्तों अर्धरात्रि तक चलेगा। क्या अर्धरात्रि तक चलेगा आराम से दोस्तों। 7वां फेरा 4-5 घंटे तक दोस्तों खींचा जाएगा इस फेरे को। और इसमें पूरा निचोड़ निकालेंगे जीके का, ना दोस्तों, जनरल नॉलेज का पूरा निचोड़ निकलेगा इसके अंदर। और ध्यान रखना, अगर 7वें फेरे में दोस्तों ये केवल लाइव है, केवल लाइव, 6 फेरे दोस्तों मैंने अपलोड भी करवा दिए, उनकी वीडियो भी डलवा दी, उनकी दोस्तों पीडीएफ आपको उत्कर्ष ऐप में भी मिली है। ये 7वां फेरा केवल लाइव रहने वाला है 8 बजे से। क्या जो जितनी लेट आएगा वो उतना ही दोस्तों हाँ फेरे में छूट जाएगा। 8 बजे से 11-12 बजे तक दोस्तों क्लास लेंगे इसको आराम से। क्या आराम से लेंगे, बड़ी क्लास होगी दोस्तों। मम्मी पापा सबको लेकर आना है ना, जलूल जलूल आना है। क्या बोलते हैं? जलूल जलूल आना है आप सभी को 7वें फेरे में। और आप सभी लोग अगर आए तो एक नई सीरीज दोस्तों जिसकी घोषणा आपके लिए करने वाला हूं। और ये सीरीज भी है ना अगले 30 दिन में जय हिंद कर देगी। क्या अगले 30 दिन में जय हिंद कर देगी। जीके का अगला 30 दिन का सुपड़ा साफ करने के लिए एक नई सीरीज लॉन्च होने वाली है।
19 तारीख को। और फिर कह रहा हूं अगर आप सभी आए तो मैं इस सीरीज को लॉन्च भी करूंगा और इस सीरीज को पूरा भी आपको करके दिखाऊंगा इसी समय, क्या इसी समय पूरा करूंगा। पर ध्यान रखना केवल लाइव रहने वाला है, अब जो आएगा वो दोस्तों देखा जाएगा। 7वां फेरा तैयार रहिएगा। 19 तारीख को सबको बताना है आप सभी को, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर 7 फेरों की सीरीज ने कुछ किया हो ना तुम्हारी लाइफ में, कुछ नया सिखाया हो आपको, तो सभी को बता देना दोस्तों 7वें फेरे के बारे में। 19 तारीख को महा एपिसोड है 7वें फेरे का। और दोस्तों एग्रीकल्चर की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या जो तैयारी एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों एक अलग से चैनल लॉन्च किया गया है 13 फरवरी 2022। क्या कल दोस्तों एक अलग से चैनल बनाए एग्रीकल्चर के लिए, उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल से दोस्तों इसमें क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज केवल एग्रीकल्चर को समर्पित है। क्या है दोस्तों? केवल एग्रीकल्चर है। अरे तुम तो जानते हो ना दोस्तों, भारत की आत्मा कहां है? भारत की दोस्तों, भारत गांवों में बसता है और गांवों की आत्मा किसके अंदर है? गांवों की आत्मा होती है किसान में। क्या गांवों की आत्मा किसान में है? तो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर। और इस एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों अलग से चैनल बनाया गया उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज। फ्री में आपको सारी क्लासेज उपलब्ध होंगी। कल से ये दोस्तों चैनल जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। जय माता दी जाकर के इसे अपना सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। कल दोस्तों बिहार जो उत्कर्ष है, हाँ भाई कल होगा बिहार में डांस। तू लगावे जब लिपस्टिक हिलेवा सारा डिस्ट्रिक्ट। कल होगा दोस्तों बिहार में। कल मिलेंगे आपको बिहार के अंदर बिहार की पहली वर्षगांठ। क्या बिहार की दोस्तों, बिहार उत्कर्ष की पहली वर्षगांठ जो है कल मनाई जाएगी। और दोस्तों कल सब तैयार रहना। बिहार उत्कर्ष कहां? बिहार उत्कर्ष जिया हो बिहार के लाला। तो बिहार उत्कर्ष पर मिलेंगे कल दोस्तों। आपके पूरा 1 वर्ष होगा और बढ़िया वाला डांस बिहार उत्कर्ष पे होने वाला है, ठीक है। कल सुबह 6 बजे तुमने सोचा छुट्टी होगी, ठाकुर खुश हो गया। क्या कल सुबह 6 बजे मिलेंगे रिवीजन में? क्या कल सुबह 6 बजे मिलेंगे दोस्तों रिवीजन में। संडे को पूरा रिवीजन करेंगे। केवल दोस्तों 45 मिनट के अंदर पूरा आपको सप्ताह जो है इसे रिवाइज कराऊंगा, केवल 45 मिनट के अंदर। सर 20 को एग्जाम है इसीलिए तो 19 को कर रहा हूं 7वां फेरा। आना आराम से 7वें फेरे में ना। सच बताओ कैसी लगी आपको 7वें फेरे की सीरीज है ना। अब जो चालू होगा ना वो 19 को ही होगा, अगर मेरा दिल करा तो। सीधी बात है, मैंने अपने 7 फेरे पूरे करा दिए आपको दोस्तों। आपके ग्रुप डी के एग्जाम से पहले 7वें फेरे पूरा कर दिया है। पर मैं आपसे वादा कर रहा हूं जो स्टार्ट, अगर मैं मतलब मुझे लगा कि आप सभी आए हैं जिन्होंने भी 7 फेरों की सीरीज देखी, केवल उन्हीं को बुला रहा हूं ना। अगर मुझे लगा कि आप सभी आए हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसा धमाका करने वाला हूं 19 तारीख को। 19 फरवरी डेट याद रखिएगा, समय याद रखिएगा, रात के 8 बजे। क्या रात के 8 बजे 19 फरवरी को एक बार फिर आपके सामने धमाका होगा, जिसमें आपको उत्कर्ष की तरफ से भी फायदा होगा, मेरी तरफ से भी फायदा होगा और दोस्तों उत्कर्ष के YouTube चैनल पर भी आपको फायदा होगा। तीनों फायदे उस सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन से होने वाले हैं 19 तारीख को। और क्लास में बेहतर कंटेंट 3 घंटे तक दोस्तों धुआंधार आपके साथ पारी खेली जाएगी। और कल मैं आपको बताऊंगा, एक नंबर बताऊंगा, अगर आपको 7 फेरे में कुछ लगा हो ना तो आप उस पर एक वीडियो बना के भेजना। उस वीडियो को भी दोस्तों मैं 19 तारीख को जो ऐतिहासिक क्लास होगी ना 7वें फेरे वाली, उसमें मैं उस वीडियो को भी चलवाऊंगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और महिलाओं का, बच्चों का, सिंहों का सम्मान कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, सभी का ध्यान रखिएगा। और ना कोई दोस्ती ना कोई प्यार, व्रत की परिधि 2 पाई आर। क्या व्रत की परिधि 2 पाई आर। पढ़ लो रे पढ़ लो, व्रत की परिधि 2 पाई आर, फायदा होगा तुम्हें, ठीक है। ना दोस्ती ना प्यार, ये वैलेंटाइन तो हर साल आएगा और तुम हर साल यही कमेंट करोगे कि सर कुछ नहीं हुआ अब की बार। इससे बढ़िया पढ़ लो, लिख लो, सिलेक्शन ले लो एक बार, फिर दोस्तों हर दिन आपका वैलेंटाइन होने वाला है, ठीक है। खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मिलूंगा आपसे दोस्तों
कल सुबह 6:15 क्या 6 बजे नहीं लिख दिया, अरे 6 बजे क्यों लिखा है रे, कल सुबह 6:15 बजे मैं आपसे मिलने वाला हूं। क्या कल सुबह 6:15 बजे मैं आपसे मिलने वाला हूं, तैयार रहिएगा कल सुबह 6:15 बजे रिवीजन की क्लास के अंदर। और कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन आ रहा है 7वें फेरे में। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली काक्षाय, सभी को आना है, कदरी फलम सभी को मिलेगा, सभी को आना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, जय हिंद, थैंक यू। अंत में आप सभी के लिए आप सभी के लिए दोस्तों कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष